चलो प्रेयर करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ चलो, तो जहाँ हम रुके थे उसके आगे जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख लिया था, राइट? हाँ, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। सो ध्यान से सुनो, ओके? चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर वो पहला पेज पढ़ लिया था, हम सेकंड पेज पे। हाँ स्टार्टिंग से स्टार्टिंग। अच्छा, ओके। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, देखो अगेन रिकॉल करवा देता हूँ। ऑर्गन सारे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो नाम याद रहने चाहिए। जो सबसे पहले है वो है ओवेरी। वहीं पे जहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, वैसे ओवरीज में एग्स बनते हैं। सो ओवेरी जहाँ पे एग बनेंगे, देन उसके बाद ओविडक्ट और से फैलोपियन ट्यूब, जहां से वो एग पास होंगे, ओके? और वो फैलोपियन ट्यूब में ही सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद आता है यूटेरस, जहां पे पूरा जो एम्ब्रियो है उसका ग्रोथ होगा। एंड देन सर्विक्स प्रोटेक्शन के लिए, एंड देन लास्ट दी वजाइना, ओके? चलो, सो देखते हैं। When a girl is born, the ovaries already contains, ये तो हमने देख लिया था, ओके? फिर से, when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. So जब गर्ल बॉर्न होती है तो उसमें thousands, ओके, रफली मतलब कि immature eggs already होते ही है। On reaching the puberty, some of these स्टार्ट मैच्योरिंग। तो जैसे ही पबर्टी पे पहुंच जाए तो ये एग्स क्या होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, ओके? देन वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। सो जनरली देखिए तो वन एग प्रोड्यूस होगा वन ऑफ द ओवरीज में से। और जैसे हमने बात की थी कि नेसेसरी नहीं है कि हर बार एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। जनरली ऐसा होता है कि एक बार लेफ्ट ओवरी से एग पास हुआ, रिलीज हुआ, दूसरी बार राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ, वैसे जनरली होता है। बट सीक्वेंस कभी भी चेंज हो सकती है। डायरेक्टली 2 टाइम्स एक लेफ्ट ओवरी में से रिलीज हो, फिर 2 टाइम्स से राइट ओवरीज में से, 2 बार राइट में से और 1 बार लेफ्ट में से, कुछ भी हो सकता है। और जनरली एक 1 एग रिलीज होता है, लेकिन जनरली की बात है 2 एग भी रिलीज हो सकते हैं, 3 एग भी रिलीज हो सकते हैं, ओके? बट जनरली क्या होता है, जनरली 1 एग विल रिलीज, ओके? देन द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवेरी टू द वुम्ब थ्रू द थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो जैसे कि एग जो प्रोड्यूस हुआ है वो एग रिलीज होके, मतलब कहां से पास आउट, उसका वे कौन सा है, जो ट्यूब है वो, दैट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ओके? देन द 2 ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूटेरस। तो दोनों ही ओविडक्ट मिलेगी एक दूसरे से, कहां पर एक दूसरे से मिलेगी, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है यूटेरस, वहां पे दोनों मीट करेगी। And the uterus opens into the vagina through the cervix. So जो यूटेरस है वहां से पूरे का पूरा वजाइना तक वो ओपन होता है। मतलब कि स्पर्म एंटर कहां से होगा, एंटर होगा से वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस से होके फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा। एंड फैलोपियन ट्यूब में बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, ओके? चलो नेक्स्ट, द स्पर्म्स एंटर थ्रू दी, हाँ तो जो हमने अभी बातें की वही चीज है। द स्पर्म एंटर्स थ्रू दी
वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वो स्पर्म जो है वो वजाइना थ्रू एंटर करता है। दे ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। तो ये स्पर्म जो है वो अपवर्ड ट्रैवल्स करेगा। अपवर्ड मतलब वैसे डायग्राम में देखे तो अपवर्ड ही है ना, सो वो अपवर्ड ट्रैवल करेगा और एग को रीच करेगा कहां पर, जनरली ओविडक्ट में। वो ओवरी तक नहीं चला जाएगा स्पर्म। ओके, स्पर्म मतलब जब जाएगा तो ओविडक्ट में चला गया और वहां पे एग है ही नहीं तो क्या करेगा। ओके, लाइक दैट। सो जहां पे फर्टिलाइजेशन जनरली कहां पे होता है, ओविडक्ट के सेंटर में ही होता है। ओके, सो द फर्टिलाइज्ड एग दैट इज आल्सो नोन एज जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स और से एम्ब्रियो। तो ये जो जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब ये जो जाइगोट है उसके सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे और इसको क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियो बोलेंगे। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस where they continue to grow and develop organs to become foetus। मतलब के अब ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मतलब फर्टिलाइज हो गया है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब ये पूरे का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, जो एम्ब्रियो हम बोल रहे हैं, वो मूव करेगा टुवर्ड्स द यूटेरस। पहले क्या था, एग आ रहा था ओवेरी में से यूटेरस के टुवर्ड्स में, और स्पर्म गया यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी थ्रू गया। मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, दोनों मिल गए, और जैसे ही दोनों मिल गए उसके बाद एम्ब्रियो कहां जाएगा, यूटेरस की साइड में दोनों ट्रैवल करेंगे। ओके, सो वी हैव सीन अर्लियर सेक्शंस दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइन्ड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हमें पता ही है कि मदर्स बॉडी ही टेक केयर करती है जो चाइल्ड है उसके ग्रोथ के लिए। And hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo। इसीलिए अभी बॉडी को तो पता नहीं है कि तुम लोग, मतलब जब तुम लोग इन द सेंस बॉडी को तो पता ही है कि जब वो पेरेंट्स है वो कब, हस्बैंड वाइफ कब चाइल्ड को प्लान कर रहे हैं, बॉडी को नहीं पता है। इसीलिए वो हर महीने जब एग रिलीज होगा तो हर महीने उसको तो ऐसा ही लगेगा कि भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो जो एम्ब्रियो बनेगा उसका, उसके न्यूट्रिशंस के लिए और उसकी टेक केयर करने के लिए जो ब्लड नेसेसरी है और जो भी एंजाइम्स नेसेसरी है वो सारे रिलीज करता रहेगा। ओके, सारे एंजाइम्स भी और ब्लड भी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, जैसे कि मैरिज से पहले होता रहता है, ओके, और मैरिज के बाद भी होता है, जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर दैट पर्पज, फॉर चाइल्ड पर्पज ना किया जाए तब तक तो होगा क्या कि यूटेरस, सर्विक्स, वो लोग अपने आप को ऐसा सेटल कर लेंगे, लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो एग निकल जाएगा। वन डे तक स्पर्म और एग दे कैन लिव, अदरवाइज वो वेस्ट चले जाएंगे, निकल जाएंगे, ओके, थ्रू यूरिन से। देन कहां पहुंचे हम, हेंस द यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ। तो मतलब इसीलिए यूटेरस अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करता है, और ये जो प्रिपेयर करता है उसमें क्या होता है, जनरली यूटेरस की जो वॉल्स है वो थिकन हो जाती है। मतलब ये जो वॉल है यूटेरस की ये थिकन हो जाती है। तो दोनों वॉल जो है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों की जो थिकनेस है, पहले सपोज एक सिंगल लाइन थी तो वो ऐसी मोटी हो गई, तो थिकन हो जाएगी, और जैसे ही थिक हो गई दैट मीन्स व्हाट कि इट इज नाउ रेडी टू टेक दी एम्ब्रियो। अब वो रेडी तो हो गई है, वहां पे थिकन कैसे हुई, ब्लड सेल से, मसल मतलब सारे ब्लड सेल्स वहां पे टिश्यू बनेंगे, ब्लड सेल्स वहां पे चले जाएंगे, तो एकदम मतलब जैसे कि एक स्पॉन्ज जैसा एकदम सॉफ्ट, ओके, वो एरिया बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो को उसको ग्रोथ देना है, इसलिए वो बन जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है वो जो थिकनेस थी वो थिकनेस कम होती जाएगी। मतलब जो भी ये बना हुआ था पूरा
वो थिकनेस, वो जो लेंथ है वो मतलब टूट जाएगा, और वो टूट के वो जो सारे ही ब्लड सेल्स हो जा रहा, जिससे भी वो बना था पूरा एंजाइम्स, ब्लड्स एंड ऑल, वो सब कुछ निकल जाएगा। तो इट्स लाइक वेस्ट। ओके, निकल गया है। क्यों? क्योंकि बॉडी को तो नहीं पता ना कि अब जैसे कि जिस बार फर्टिलाइजेशन करना हो, चाइल्ड प्लान करना हो, तभी अगर वो प्रिपेयर करेंगे यूटेरस को, तो बॉडी को तो पता नहीं है कि कब होने वाला है। तो वो हर महीने बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर दी फर्टिलाइजेशन टू ऑकर, बट होता नहीं है। तो यही ब्लड, फिर यही सारा जो मसल्स एंड ब्लड है वो सारा निकल जाएगा, और वो निकल जाएगा, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ओके, सो एक्चुअली वो प्योर भी नहीं होता, मतलब जो हमारा प्योर नहीं होता इन द सेंस, बोलना कहना ये चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी में जो फ्लो हो रहा है उससे बना हुआ है, बट दैट ब्लड यू कैन नॉट यूटिलाइज एनीवेयर एल्स। ओके, बिकॉज ये जो ब्लड में फ्लो, हमारी वेन्स में फ्लो हो रहा है, वो ब्लड है, उसमें सिर्फ ब्लड है, लेकिन यहाँ जो इकट्ठा हुआ है वो ब्लड के सेल्स और एंजाइम्स इकट्ठा होके बने हैं। तो अब हम उसमें से वापस एंजाइम निकाल नहीं सकते, तो इट्स लाइक अ वेस्ट, वो बॉडी में से निकल गया है, लाइक दैट। सो कहाँ गए? हाँ, तो ये यूटेरस का बताया। देन देखो, वो जो हमने बात की वही सब चीज यहाँ पे अभी लिखी हुई होगी। सो hence the uterus prepares, okay, the lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo। तो लाइनिंग थिकन हो जाएगी, किसकी? यूटेरस की। क्यों? क्योंकि उसको नरिश करना है, किसको? एम्ब्रियो को। ओके, नेक्स्ट, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड with the help of a special tissue called the placenta। ओके, तो प्लेसेंटा जनरली एक जो हमारा सॉसर होता है ना, वो जो हमारी डिश होती है, ओके, वैसी टाइप का, वैसी शेप का एक टिश्यू होता है जो यूटेरस के टॉप पोर्शन में होता है। मतलब कि ये हमारा यूटेरस है, तो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, उसके टॉप पोर्शन में ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, तो सपोज ये डिस्क है, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे चिपका हुआ होता है। ओके, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को, ये टिश्यू है, इसी को क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा, जो मदर्स का ब्लड है वो वहां से एम्ब्रियो तक जाएगा और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उसकी बॉडी पे है ना विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हमने बायोलॉजी में ऑलरेडी इसके पहले देख लिया है। तो विली क्या करते हैं? एरिया बढ़ाते हैं और वहां से एब्सॉर्प्शन होता है पर्टिकुलर एंजाइम्स का भी और ब्लड का भी, तो वो एरिया बढ़ाते हैं। तो ये जो ब्लड है वो ब्लड जाएगा थ्रू दोज विलीज, जिसको हम वो विलीज होगी कहाँ पे? प्लेसेंटा पे। विलीज नहीं होगी तो भी जाएगा, लेकिन विलीज की वजह से बहुत ज्यादा जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि क्योंकि एक पाइपलाइन नहीं है कि पाइपलाइन थ्रू जा रहा है, तो विलीज है तो ज्यादा ब्लड जाएगा। जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो भी ब्लड थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि हम जो भी खाते हैं तो वो एक्चुअली मिक्स तो किस में होता है? ब्लड में। तो न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा चाइल्ड को, तो उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, नाउ this is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissues। तो embryo side जो है वहां पे villi होती है और ऊपर की साइड पे ऐसे प्लेन कर्व्ड सरफेस होता है, like that। Okay, so on the mother sides are blood spaces which surround the villi। तो मदर की साइड पे क्या होती है? ब्लड स्पेसिस होती है, और वो विली से ही होती है, आसपास सारी विली होती है, तो वो सारा ब्लड एब्जॉर्ब होके विली थ्रू चला जाता है एम्ब्रियो में। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर्स टू द एम्ब्रियो। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ जाता है मदर से एम्ब्रियो में थ्रू दिस विली, और विली कहाँ पे है? प्लेसेंटा में। ओके, द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta। अब एम्ब्रियो जब ग्रोथ होता है, एम्ब्रियो का जब ग्रोथ होता है तो उसका भी एक्सक्रीशन होता है, उसका भी वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे हम अगर मदर के स्टमक में है, मतलब अंदर है हम, ओके, यूटेरस में जब हमारा ग्रोथ हो रहा है वहां पर है, तो वहां पर भी पर्टिकुलर टाइम के बाद
हम भी अपनी बॉडी में से, एम्ब्रियो में से भी वेस्ट मटेरियल बनने लगता है। वो वेस्ट मटेरियल का क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है तो सबका सब न्यूट्रिशन तो होगा नहीं। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो सारे का सारा हमारा एनर्जी में कन्वर्जन तो होगा नहीं। जो वेस्ट है, हम टॉयलेट करने जाते हैं, यूरिनेट करने जाते हैं, दैट इज ऑल्सो फूड, बट वो वेस्ट हो गया है। ओके, दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड फर्दर मोर, तो वो वेस्ट है। वैसे ही एम्ब्रियो में भी ब्लड थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन जितना न्यूट्रिशन काम का है उतना जाएगा, और जो नहीं काम का है दैट इज दी एक्सक्रीशन। जैसे तो ये एक्सक्रीशन भी ऐसा नहीं कि बॉडी में कहीं पर भी घूमता रहेगा, ये एक्सक्रीशन भी वो जो विली है, विली जहां प्लेसेंटा में, वहां से वापस चला जाएगा किसमें, मदर की बॉडी में, और मदर की बॉडी से वापस वो निकल जाएगा। मदर जब यूरिनेट और मदर जब टॉयलेट जाएंगे उसमें थ्रू मतलब मदर का एक्सक्रीशन में ही इकट्ठा हो जाएगा एम्ब्रियो का भी एक्सक्रीशन, और मदर का जो फूड है वही फूड है किसका, एम्ब्रियो का। इसीलिए बोलते हैं ना कि जनरली जब प्रेगनेंसी हो तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड ही खाने चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, ओके, अच्छी स्टोरी सुननी चाहिए, लाइक दैट। क्यों, क्योंकि ये सारा जो फूड पार्टिकल्स है और सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मदर के पास जा रही है, और टिल एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो तक जाती है, और वो लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, एम्ब्रियो ग्रो करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। सो द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल जनरेट वेस्ट, वो तो देखा हमने। देन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। तो कितना टाइम होगा, 9 मंथ्स। ये अगेन ये 9 मंथ्स हमने फिक्स कर दिया है, बट अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स होता है। 9 मंथ जैसा हो ही जाता है, 9 मंथ से एक वीक पहले एक वीक बाद में जैसा हो जाता है, जनरली ऐसा होता है। अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सो कभी कभी 10 मंथ भी हो जाते हैं और कभी कभी 8 मंथ में भी हो जाता है। ओके, तो मैं जल्दी आया था, मैं मुझे जल्दी थी थोड़ी तो मैं 8th मंथ में ही आ गया था। ओके, जनरली क्या होता है कि 9th और 9th खत्म हो फिर भी कोई आते ही नहीं है, बाहर ही नहीं आते। ओके, 10th मंथ शुरू हो गया है, 10th आधा खत्म हो गया है। मैंने तो 11 का भी सुना है कि 11वां मंथ स्टार्ट ही होने वाला था, उसके एक वीक पहले से 10 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और 11वां ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, तब तक डिलीवरी नहीं होती। ओके, उसका ग्रोथ होता रहता है, बट दैट जो वो हम बोलते हैं ना, वो जो पेन होता है, ओके, लेबर पेन बोलते हैं, दैट वो होता नहीं है, और होता है फिर भी वो कंडीशन में नहीं होते कि डिलीवरी हो सके। ओके, तो ये, और पहले तो नॉर्मल ही था सब कुछ। ओके, अभी तो डर पे बिजनेस चलता है मेडिकल का भी, कि भाई ये दवाई खानी पड़ेगी नहीं तो मर गए तुम, ऐसे लाइक दैट। ओके, कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सब जगह अब तो डर बैठ गया है ना सबके, कि अरे नहीं नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब तो ज्यादातर तुमने सुना ही होगा कि डिलीवरी में भी नेचुरल डिलीवरी जनरली अब तो ऐसा होता है कि अगर कोई बोल दे कि नेचुरल डिलीवरी हुई तो हम बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लाइक दैट। अदरवाइज क्या करते हैं, थ्रू ऑपरेशन करके, मतलब ऑपरेशन मतलब क्या, तुम्हारा जो पर्टिकुलर जो यूटेरस का ऊपर का पार्ट है वहां पे कट लगा दिया और फिर वहां से चाइल्ड को बाहर निकाल लिया और फिर वहां वापस स्टिचेस लगा दिए। ओके, वो करते हैं और उसका खर्चा ज्यादा है, मतलब अगर ये करे तो 50,000 मोर पकड़ लो, जितना भी चार्जेस होगा डिलीवरी का प्लस 50,000 हो जाएगा अगर ऑपरेशन किया तो, और ऑपरेशन नहीं किया तो माइनस 50,000। तो डॉक्टर का प्रॉफिट कहाँ पे है, वहीं पे है, 50,000 रही है। ओके, तो जनरली ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं कि नहीं बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, फिर कुछ भी हो सकता है, बेटे को चाइल्ड को भी कुछ भी हो सकता है और मदर को भी कुछ भी हो सकता है, और हम तो डरे हुए हैं। ओके, कुछ भी हम कैसे होने दे सकते हैं, ना वाइफ को ना ही अपने चाइल्ड को। सो जनरली अब क्या करते हैं कि डिसीजन ले लिया जाता है कि अच्छा ठीक है, करना हो तो कर लो, जो करना है करो डॉक्टर, लेकिन दोनों को बचा लो, वैसे ही होता है। तो अब तो बिजनेस हो गया है, अगेन नॉट गुड प्रैक्टिस, हम किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट ऐसी प्रैक्टिसेस है जो होनी चाहिए नहीं। तो तुम लोग में से अगर कोई डॉक्टर बने तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, पैसों के लिए ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पैसे कमाने के लिए भी बहुत सारे वेज होते हैं, नहीं तो फिर
कोई चीटिंग कर रहा है, कोई फिर सपोज कोई चीटिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, और कोई रात दिन मेहनत करके से ऑटो ड्राइविंग कर रहा है, या कोई ड्राइवर है या कोई बार्बर है उसमें, और जो चीटिंग करता है और कुछ भी ब्राइबिंग करप्शन करता है, ब्राइब लेता है, ओके, तो वो सब में फिर डिफरेंस क्या रहा? पैसे ही है अगर, तो वो तो सब कोई लीगली लेता होगा, कोई इलीगली लेता होगा. सो इट्स नॉट द क्राइटेरिया दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल, कि तुम्हारे पास इतने पैसे है तो यू आर सक्सेसफुल. मनी होना सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया नहीं है. वो तो किसी के भी पास हो सकती है. करप्शन करके कितने लोग अर्न कर लेते हैं, कितना कुछ अर्न कर लेते हैं, बट दैट इज करप्शन. सही तो है नहीं वो, ओके, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी तो है नहीं. तो वैसे तो कितने लोग करोड़पति बन गए, अरबोपति बन गए, कितने क्या क्या हो गया है. अगेन एथिक्स नाम की चीज होती है, और अगेन जो जैसा सीड हम डालेंगे वैसा ही फ्रूट मिलेगा. हम सोचते रहे कि हाँ नहीं किसी को पता नहीं चलेगा, हम डालते हैं कुछ भी डाल दो, गुआवा के सीड डालो, और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आए तो फार्म में से सारे मैंगो ही उठा लेना. ऐसा नहीं होगा. ओके, गुआवा डाले हैं तो गुआवा ही मिलेंगे, मैंगो नहीं मिलेंगे, लाइक दैट. सो ये सारी बातें हमें ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए, हम विश कर रहे हैं. अब हो रही है तो उसके लिए हम क्या करें? हम जितना कर सकते हैं उतना करो, बट एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि अगर जब मैक्सिमम अथॉरिटी हमारे पास हो तो ऐसी प्रैक्टिस को हम रोके. जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन. सो टीचिंग प्रोफेशन में भी कितना कुछ होता है. ओके, मतलब अरे समझ में आए ना आए, अपना टाइम कंप्लीट करो और फीस ले लो, और सिर्फ होता है ना कि पैसों के बेस पे भी चलता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता. कितने लोग पैसे, सभी प्रोफेशन में ऐसा है, सिर्फ मनी को ही कैलकुलेट नहीं करना है. बहुत सारे पैसे ले लिए लेकिन पढ़ाया कुछ नहीं, तो सब जगह सब कुछ होता है, लेकिन एथिक्स होते हैं. ओके, सो तुम जो भी प्रोफेशन करो वो एथिक्स से करना, जो भी करो. ओके, मेडिकल में जाओ, इंजीनियर बनो, मतलब रिसर्च में जाओ, मेडिकल में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ, जितना भी पढ़ो लिखो. जैसे अभी होता है कि जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो चीटिंग करके 25 आउट ऑफ 25 लेके आया टेस्ट में, और कोई मेहनत करके रात दिन जाग करके मेहनत करके 25 आउट ऑफ 25 लेके आया. तो जैसे वहां पे मनी इज नॉट द क्राइटेरिया टू जज दैट पर्सन इज सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, सेम वे हियर ऑल्सो नॉट द क्राइटेरिया दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट. ओके, सिर्फ मार्क्स से तुम जज नहीं कर सकते. यस, इट इज वन मेथड जो चलती आ रही है कि भाई अच्छा इसके मार्क्स अच्छे आए, दैट मीन्स उसको समझ में आ रहा है, और नहीं आए तो नहीं आ रहा है. इसलिए तो एक ही एग्जाम पे बेस पे तुम्हें जज भी नहीं करते. ओके, कितनी सारी एग्जाम लेते हैं, धीरे धीरे तुम इम्प्रूवमेंट करते हो, तब जाके वापस एग्जाम होती है. लेकिन वो जो फाइनल एग्जाम होती है वहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. लेकिन जैसे मैंने बोला कि दोनों के, सपोज कोई चीटिंग करके भी 25 लाया और कोई मेहनत के भी 25 लाया, ऐसा समझो ना पेरेंट्स को पता चला ना टीचर को पता चला, कुछ ना कुछ करके फ्रेंड्स को भी पता नहीं चला, बट उन दोनों को तो पता ही है कि वो लोग कैसे 25 आउट ऑफ 25 लेके आए हैं. ओके, कुछ एक क्वेश्चन पूछ ले तो हिल जाएंगे, कांप जाएंगे. क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं की है. ओके, फोकट का मिला हुआ है, लाइक दैट. तो जो फोकट का मिलता है ना, वो चला, जितना जल्दी आया ना उतना जल्दी चला भी जाता है, और जो आराम से आता है ना वो आराम से जाता है, थोड़ा स्टे करके जाता है. और जो जल्दी जल्दी मिल जाएगा तो जल्दी जल्दी चला भी जाएगा. ओके, यू वांट के अच्छा कुछ आए और तुम्हारे पास से तुरंत चली ही जाए, तो दैट इज ओके. एक्सपीरियंस चलता रहता है, और जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा हम करते रहते हैं, एंड एट लास्ट फिर हम एक्चुअली सब लोग ग्रो कर रहे हैं. कोई लोग दूसरे के एक्सपेरिमेंट और से दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख ले और खुद वो गलती नहीं करेंगे और आगे बढ़ गए. और कोई लोग खुद ही सब कुछ करने का चाहते हैं कि नहीं हम तो एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा लगता है. ओके, तो वो ऐसा करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे एक्सपीरियंस लेंगे और कहेंगे नहीं सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, और फिर वो आगे बढ़ेंगे. तो तुम खुद भी एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ सकते हो, या तो फिर तुम दूसरों के एक्सपीरियंस के ऊपर से भी सीख कर आगे बढ़ सकते हो. सब कुछ हम खुद तो कर नहीं सकते,
ओके, सो अच्छा मेथड वही है मेजोरिटीली चीजों में, थिंग्स में, कि दूसरों के एक्सपीरियंस से हम सीख ले और आगे बढ़े. ओके, चलो. सो डेवलपमेंट हो गया है. नाउ द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस. तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस में. ओके, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वापस थोड़ा एक्सपेंशन, ऊपर से थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ एंड ऑल, और फिर जाके चाइल्ड बोर्न होता है. चलो, अब वही चीज कि अगर व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर जो एग है वो अगर फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो क्या होगा? तो गया और क्या. ओके, सो इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लीव्स फॉर अबाउट 1 day. Since the ovary releases 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive the fertilized egg, and thus its lining becomes thick and spongy. Spongy बन जाता है, मैंने बोला ना, एकदम soft and spongy बन जाता है. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had take place. तो ये required है ही. अगर fertilization हो गया है तो ये requirement तो necessary है कि ऐसा हो. अगर ऐसा समझो कि फर्टिलाइजेशन हुआ है और एम्ब्रियो प्रिपेयर ही नहीं है, तो वो एम्ब्रियो ही चला जाएगा यूटेरस के बाहर, सर्विक्स से बाहर, ऐसे वो उसका फर्टिलाइजेशन मतलब उसका नरिशमेंट नहीं होगा और वो टूट के बिखर के यूरिन निकल जाएगा. तो जरूरी है एम्ब्रियो का भी मतलब हम ऐसा सोचेंगे अरे यार जब होना हो तो हो सकता है, इतना टाइम हर बार क्यों एम्ब्रियो मतलब जो यूटेरस है वो खुद को प्रिपेयर कर लेता है फर्टिलाइजेशन के लिए. बट इट इज नेसेसरी. ओके, क्योंकि बॉडी को नहीं पता ना कि हम कब चाइल्ड प्लान करने वाले हैं, तो वो हमेशा ही होता रहेगा. तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम चाइल्ड प्लान करें तभी यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करे. ओके, तो वो तो होता रहेगा ऑब्वियसली. सो thus its lining, ये तो देखा हमने, this would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. Now however this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and come out through the vagina as the bloods and the mucus. तो अब क्या है कि fertilization नहीं हुआ. fertilization नहीं हुआ है, that means कि अब वो जो लाइनिंग जो थिकन हो गई थी, जो स्पॉन्जी हो गई थी, उसकी कोई जरूरत नहीं है. अब क्या होगा, वो टूट जाएगा और टूट के वो जो म्यूकस है और ब्लड है, म्यूकस एंड ब्लड, उसके फॉर्म में सब निकल जाएगा. दिस एंजाइम्स की मैं बात कर रहा था, दैट वर्ड इज यूज्ड टू म्यूकस. ये म्यूकस है ना, इसलिए हम दैट ब्लड इज नॉट यूजफुल फॉर अस. ओके, इसीलिए उसको बोला जाता है इम्प्योर ब्लड. सो एक्चुअली उसमें कुछ इम्प्योर मतलब कुछ हमने डाल नहीं दिया है इम्प्योरिटी वाला, बट वो जो हमारी वेन्स में फ्लो कर रहा है उतना प्योर नहीं है. ओके, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज इम्प्योर ब्लड. नथिंग एल्स इज देयर. उसको इम्प्योर बोलने के लिए ऐसा कोई रीजन नहीं है. ओके, बट इम्प्योर क्यों, मतलब उसको तो ऐसे कि तुम कहीं पे कलेक्ट करके बाय एनी वे हम वापस बॉडी में नहीं डाल सकते. नहीं तो सोचो कितना ब्लड सेव हो जाता, कितना ब्लड सेव हो जाता. जस्ट इमेजिन, हम जो ऐसे बॉटल मांगते फिरते हैं कि अरे ऑपरेशन है, हमें वो पॉजिटिव दे दो, ये भी नेगेटिव दे दो, ये वो, कितना ब्लड पैसों से बिकता है. ओके, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज नहीं है ना जैसे फ्रूट्स बिकते हैं. ओके, तो फ्रूट्स डायरेक्ट बिकेंगे, दैट इज द फ्रूट्स. तो ब्लड्स तो ऐसा, वो बोलेंगे कि अरे लाओ जल्दी मैंगो ले आओ 1 kg, तो तुम आज वहां रेडी होंगे तो मिलेंगे. नहीं तो तुम बोलोगे कि 1 kg मैंगो चाहिए, तो वो भाई अगर 1 kg मैंगो की सीड डालेंगे तो 4-5 साल के बाद मिलेंगे तुम्हें मैंगो. ओके, सो वैसे ही ब्लड इज अ आउटकम. वो कहाँ से बनता है, हमने देखा डाइजेशन एंड हमारा न्यूट्रिशन. तो वो जैसा हमने खाना खाया है सबका ब्लड भी डिफरेंट है. ओके, हीमोग्लोबिन लेवल देखना. ओके, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उसका कलर बहुत ज्यादा रेड है, बहुत ज्यादा डार्किश रेड है, ब्लैकिश है. ओके, बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा थिन है. वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लड की. तो जैसा हम खाना खाएंगे ब्लड भी वैसा ही होगा. और ब्लड भी पर्टिकुलर वे में होना चाहिए, कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर होना चाहिए. बहुत ज्यादा एकदम ब्लैक ब्लड जैसा नहीं दिखना चाहिए. ओके, एकदम तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए. थिक हुआ तो हमारी वेन में से सही सही फ्लो नहीं होगा. हार्ट में तो कितनी छोटी छोटी जगह है, वहां से अगर फ्लो नहीं हुआ और चॉकअप हो गया तो हार्ट अटैक, लाइक दैट.
और बहुत ज्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंप तो उतना ही होगा जितना होना चाहिए। तो पंप तो हो गया, लेकिन उसमें वाटर ज्यादा है और ब्लड कम है, तो बहुत ज्यादा थिन हो गया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ओके, तो एग्जैक्ट होना चाहिए। दैट्स वाई एक्सरसाइज इज नेसेसरी, दैट्स वाई माइंडफुल ईटिंग इज नेसेसरी। मैंने 4-5 साल पहले एक स्टेटस रखा था, मेमोरी में अभी 1-2 दिन पहले ही लिखा। वो क्या था कि ईटिंग इज नेसेसरी, बट what to eat and how to eat is an art. ईटिंग तो नेसेसरी है ही, लेकिन क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, वो एक आर्ट है। वो सबको नहीं पता। खाना सबको पता है कि खाना है, लेकिन कौन से टाइम पे खाना, कौन सी चीज नहीं खाना और कौन से टाइम पे कितना खाना, वो सब आर्ट है। आर्ट है इन द सेंस, आर्ट मतलब क्या, एक नॉलेज है। वो नॉलेज हमें होना चाहिए सबको, क्योंकि खाना तो तुम चाहो ना चाहो पूरी जिंदगी खाना ही है। तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए और सही टाइम पे खाते हैं या नहीं खाते। मतलब हम अगर सही चीज भी गलत टाइम पे खाएंगे, दैट इज नॉट गुड। ओके, सही चीज खा रहे हैं लेकिन गलत टाइम पे खाया, सो इट्स नॉट गुड। जैसे कि दूध पीना हो, ओके, तो मिल्क जनरली क्या करते हैं, स्कूल जाने से पहले अगर ब्रेकफास्ट नहीं करना है, तो जनरली ऐसी आदत होती है कि स्कूल जाने से पहले मम्मी घर में बना देते हैं, मिल्क बना देते हैं। और से कॉलेज में भी खाने का भी टाइम नहीं, इतने बिजी हैं हम, ऐसे वैसे सारी एक्टिविटी में वेस्ट करेंगे टाइम। ओके, कुछ मोबाइल में देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये वो वेस्ट हो रहा है सारा टाइम। लेकिन एग्जैक्टली शांति से बैठ के ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है हमारे पास, लंच और डिनर का टाइम नहीं है, फालतू चीज़ों के लिए टाइम है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बट मेरा भी पास्ट थोड़ा बहुत ऐसा ही है, अब जाके सुधरा हूँ। ओके, तो जितने तुम्हें एक्सपीरियंस होंगे उसके बेस पे फिर तुम इम्प्रूव करते जाओगे कि अच्छा ये नहीं करना है, इट इज़ नॉट गुड। और किसके लिए नहीं गुड, हमारे लिए नहीं गुड, तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों खाए। और तो जैसे मिल्क है, तो मिल्क भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब होता है, जब उसको रात में पिया जाए। ओके, रात में और थोड़ा वार्म पिया जाए, तब तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह पिया तो बेनिफिशियल नहीं है, बेनिफिशियल, बट जितना बेनिफिशियल रात को है उतना सुबह नहीं। वैसे ही से फ्रूट्स है और फ्रूट जूस है, वो सुबह पीने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे तुम इवनिंग में तो 6-7 बजे के बाद तो जनरली कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, सनसेट के बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। जैनिज्म में वो लोग नहीं खाते हैं। ओके, जैनिज्म जो फॉलो करते हैं, शावर के बाद नहीं खाते, हाँ, सनसेट के बाद नहीं खाना है। तो उसको एक बिलीफ सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है कि भाई सनसेट हो गया तो उसके बाद खाना नहीं खाना है, सनसेट से पहले ही खाना है। तो वो बिलीफ सिस्टम को जोड़ दिया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वी आर नॉट गोइंग इनटू द बिलीफ सिस्टम, बट उसके पीछे रीजन है, गुड रीजन है कि अगर तुम अब जब सोने जा रहे हो उससे 3-4 घंटे पहले तुमने अगर डिनर कर लिया है, दैट इज गुड। और फिर हम बोलेंगे सर 3-4 घंटे कहाँ, 6 बजे 6:30 बजे का खा लेंगे तो हम तो 12 बजे सो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा घंटे हो गए। लेकिन वो जो हम सो जाते हैं वो भी तो बैड है। ओके, हम जो सो जाते हैं वो भी सही टाइम नहीं है। मतलब एक्चुअली हमारी बॉडी को सोने का भी सबका ही टाइम है। अभी हम दूसरी प्रोडक्शन से दूसरी बायोलॉजी पे जा रहे हैं, बट इट्स नेसेसरी। ओके, सबका टाइम होता है। जैसे कि हमारी हम सो क्यों जाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लीपिंग, क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट मिले, जो टिश्यू सेल्स डैमेज हो गए हो उनको रिपेयर होने का टाइम मिले, खाना पीना खाया है, जो कुछ भी कॉस्मिक एनर्जी है, सारी एनर्जी हमारी बॉडी में मिले और हम कुछ अच्छा आउटपुट, मतलब हमारी बॉडी सही हो जाए, उसके लिए ही हम सोते हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस होने के लिए सबसे ज्यादा हमारा जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को काम करना होता है और ब्लड प्योरिफिकेशन मेथड शुरू हो जाती है, ब्लड पूरा प्योर होता है, तो वो प्रोसेस जनरली होती है अकॉर्डिंग टू दिस सनराइज सनसेट जो टाइम पीरियड है, दैट इज 11 PM to 3 AM। 11 PM to 3 AM मतलब 11 और जनरली
11 to 3, हाँ 4 घंटे। तो ये टाइम पीरियड ही सबसे सही समय होता है वो सारी बॉडी को रिपेयर होने के लिए, ब्लड प्योरीफाई होने के लिए। हम सो ही 11 बजे जाएंगे, अगर बेड में 11 बजे सो गए, दैट मीन्स एक्चुअली नींद तो हमारी स्टार्ट हुई है 12 बजे, क्योंकि ऐसे वैसे हो रहा है और थोड़ी आंख खुल रही है, दैट इज नॉट अ डीप स्लीप, उसमें कुछ ज्यादा तुम्हें गेन नहीं होगा। तो 11 बजे सो रहे हैं तो एक्चुअल स्लीप जो होती है, एक्चुअल स्लीप वो स्टार्ट होती है 12 o'clock। तो दैट मीन्स तुम्हें कितना टाइम मिला है? 3 hours ही मिले हैं तुम्हारी बॉडी को प्योर होने के लिए, ओके, क्लीन होने के लिए। अगर 12 बजे सो गए तो एक्चुअल स्लीप स्टार्ट होगी 1 o'clock, तो तुम्हें सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। 1 बजे सो गए तो एक्चुअल नींद स्टार्ट होगी 2 बजे, तो सिर्फ 1 hour मिला। और अगर 1 बजे के बाद तो फिर 1 आधा आवर मिला ना मिला कुछ मीनिंग ही नहीं है। तो होता है ना ऐसा कि बहुत बहुत टाइम सो लिया तुमने, फिर भी उठ के ऐसा अरे यार पेन हो रहा है बॉडी में, तो एनर्जी नहीं लग रही है, आलस हो रही है, ओके। वो क्यों हो रही है? क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि अरे सही टाइम पे तो सो गए थे, सही टाइम पे सो गए, लेकिन सही टाइम पे खाना भी खाया था। जैसे 10 बजे सोना था तो तुमने क्या 9:30 बजे खाना खाया? सर दैट इज नॉट गुड। कल मैंने रात को 12:30 बजे चाइनीज खाया था, तो आज दोपहर को पेन किलर लेनी पड़ी, उतना सिर दर्द हो रहा था, ओके। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है खुद की बॉडी पे कि 10 o'clock के बाद मैं जो भी खाता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर का जंक फूड खाया तो उससे जो गैस रिलीज होंगे और वो सब एक्टिविटी होगी, सुबह ऐसा नहीं कि उठने के बाद सिर दर्द होता है, नींद में ही सिर दर्द होता है, नींद में ही हेडेक हो जाता है, नींद में ही आंख खोलेंगे उससे पहले ये क्या दर्द क्यों हो रहा है, ऐसे लाइक दैट चलता गया ऐसे बहुत टाइम हुआ। तो कॉन्शियस रहता हूं कि नहीं खाना है, लेकिन भूख लगी हो तो फिर एक्चुअली खाना पड़ेगा, ओके। तो ये तुम्हें खुद की बॉडी को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी जो स्टडी हम कर रहे हैं ना उसका डे टू डे लाइफ में कुछ यूज होगा, ओके। नहीं तो फिर जैसे मैंने वहां बोला कि पैसों से नहीं पता चलेगा कि तुम सक्सेसफुल हो या नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स से नहीं पता चलेगा कि तुमने कुछ असल में सीखा है या नहीं सीखा है। हाँ, मार्क्स से पता चलेगा कि तुम्हारा मेमोरी पावर कितना है, तुम कितना अच्छा याद रख सकते हो, लेकिन ऐसा समझो कि तुमने सब जगह फर्स्ट रैंक लाए और इतनी खराब हालत कर दी खुद की कि 35 में चले गए तो क्या एंजॉय की तुमने सक्सेस, ओके। 35-40 की एज में किसी की डेथ हो जाती है, अगर सब कुछ गेन कर लिया उसने, सब स्कूल में टॉपर, यहाँ वो रिलेशंस अच्छे, ये वो सब कुछ गेन कर लिया और 40 में चले गए, तो वो जो सब कुछ गेन कर लिया वो एंजॉय किया? एंजॉय तो किया नहीं। तो गेन करने के लिए इतना दौड़ा दौड़ी की, उसका क्या मीनिंग है फिर? तो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें गेन हुआ है उसका तुम यूटिलाइज कर सको। मतलब अगर मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए कि वो पैसे तुम यूज कर सको। ये तो मैंने तुम्हें रखने के लिए पैसे दिए हुए हैं, ये रखो मेरे पैसे अपने पास, तो तुम देख के खुश भी नहीं हो सकते कि मेरे पास इतने पैसे हैं। क्या करोगे खुश होके, ओके, क्योंकि तुम यूज तो कर नहीं सकते, लाइक दैट। तो अपने टाइम को, अपनी बॉडी को अच्छे से यूज करना सीखो, और ये जो नॉलेज है उसको लाइफ में सीखो। सभी सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ्स, ये तो तुम चाहो ना चाहो यूज करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में भी, एसएसटी में भी, जो भी हम सीख सकते हैं सीख लेना चाहिए। तो दैट टाइम पीरियड का बताया, बॉडी का बताया, सो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो सब चीजें वर्क करती है। तो हमारा बॉडी वैसा होना चाहिए। खाने का बताया कि कौन से टाइम पे खाना, वो लोग इसीलिए सनसेट से पहले खा लेते। 4 और 3 और 4 आवर का डिफरेंस हो गया है। फिर सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है अवेक होने का, जागने का, वो होता है 3 o'clock, ओके, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जब ब्रह्मा जी जागते हैं, एक्चुअल में नहीं जागते, बट जब एक्चुअल में जागते हैं तो ये टाइम पीरियड होता है, ओके। इसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। मतलब जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म, ओके, वो एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, सबसे ज्यादा। तुम जो पढ़ोगे वो सब कुछ बहुत जल्दी उतर जाएगा अंदर, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, एकेडमिक हो और नॉन एकेडमिक हो। जो तुम विश मांगोगे तो सिचुएशंस वैसी बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएगी। जो सुबह सुबह ये टाइम पीरियड पे तुम कुछ विश मांगोगे या ऐसा चाहोगे कि ऐसा कुछ हो जाए,
तुम ऑब्जर्व करके देखना, ये कोई जादू वादू नहीं है, तुम ऑब्जर्व करके देखना कि वो चीजें मतलब सिचुएशंस ऐसी बनेगी कि सामने से तुम्हें ज्यादा एफर्ट करने की ट्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिचुएशंस ही ऐसी इकट्ठा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो वर्क हो जाएगा। बट कब? वो विश तो हम सुबह 7 बजे उठ के 9 बजे भी मांग सकते हैं, हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर में मांग सकते हैं गॉड से, या हम ऐसा सोचते हैं, विश मतलब सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है, आज इतनी पढ़ाई हो जाए तो अच्छा है। वही चीज तुम अगर वो विश अगर तुम सुबह के 5 बजे 4 बजे मांगो, पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसकी कि वो फुलफिल हो जाए। और मैं तो कहीं पे कम ज्यादा करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम 8 घंटे सो रहे हो तो 8 घंटे ही सो, लेकिन जल्दी सो जाओ। जो काम तुम 9 to 12 में रात को करते हो वही सुबह करने में क्या प्रॉब्लम है? काम उतना ही करो, सो भी उतना ही जाओ। ओके, कोई चीज कम करने की तो बात ही नहीं है, बट अभी की लाइफस्टाइल ऐसी है। ओके, ट्यूशन से जाते जाते ही सपोज 8:30 9 हो गए, खाना खाएंगे सब, आप तो बोल रहे थे 9 बजे सो जाओ, खा ही 9 बजे रहे, कैसे? लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है सारी की सारी। ओके, इट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो ये सब सीखना है, समझ में आ रहा है? चलो, सो ये जो है पूरा लाइनिंग्स एंड ऑल म्यूकस वो बाहर निकल जाएगा, एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। तो ये जो साइकिल होता है, मतलब ये जो म्यूकस और ब्लड निकल जाता है बाहर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो नरिशमेंट की जरूरत नहीं है एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो है ही नहीं अब तो मतलब वही पूरा एम्ब्रियो मतलब वही है, म्यूकस और ब्लड। एम्ब्रियो तो आया नहीं है, एम्ब्रियो बना ही नहीं है ना, क्योंकि स्पर्म ही नहीं है। ओके, तो सिर्फ एग है, तो एग, ब्लड, म्यूकस सब कुछ रिलीज हो जाता है। ओके, और इसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड दैट लास्ट फॉर 2 to 8 days। किसी किसी को 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, एवरेज 5 days पकड़ लो, बट 2 days बहुत कम टाइम पीरियड भी होता है, और किसी किसी को बहुत लॉन्ग भी होता है 8 days। एंड जनरली इसके लिए टाइम पीरियड मंथली देखे तो होता है 28 days। ओके, तो एवरी 28 days में रिपीट होता रहता है। ओके, एवरी 28 days रिपीट। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 28 days पे हो, अगर रेगुलरली हो रहा है, मतलब 29 days, हर बार 29 days, हर बार 29 days के बाद, दैट मीन्स इट इज वेरी गुड, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसा माना जाता है मेडिकली। ओके, अगर एग्जैक्ट आफ्टर दोज मेनी डेज, सपोज तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंगली 30 days आ रहे हैं, तो हर बार 30 days के बाद ही अगर हो रहा है, हर बार 30 days के बाद साइकिल स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी है। ओके, लेकिन किसी बार 28 days, किसी बार 29, कोई बार 30, कोई बार 32, कभी कभी 35, कभी कभी 23, कभी कभी 25। ये जितना वेरिएशन ज्यादा, दैट मीन्स तुम्हारी बॉडी को बैलेंस की जरूरत है, बैलेंस में नहीं है। ओके, तो डरने की बात नहीं है। ओके, बट हाँ, डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, और अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुम वैसा अपना फूड खाकर भी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाकर भी वो चीजें रेगुलेट कर सकते हो विदाउट मेडिकेशन। डॉक्टर को भी दिखाना है तो ऐसा नहीं कि दवाइयां खा के करना है, नो। पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड होते हैं, वो फूड तुम खाओगे तो जल्दी भी होगा, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाओगे तो लेट भी होगा। ओके, सो वैसे यूज करते हैं। तो इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स सपोज तुम लोगों को बोलते ही होंगे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। ओके, उसके पीछे का रीजन हमें बताते नहीं है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। और ये सारी वीडियो सीरीज जो ये चैप्टर की है, वो पेरेंट्स को मत दिखाना, बहुत बदतमीजी की है। बदतमीजी तो नहीं, लेकिन बहुत मतलब ऐसा हाँ, हंसा बहुत है। हाँ, नहीं, जस्ट जोक्स है, बट आज तो तुम लोग शायद नींद में ज्यादा हो। अच्छा, कोई बात नहीं। सो मतलब बदतमीजी की तो बात नहीं है, बट यस, ये टॉपिक ही ऐसा है जहाँ पे ज्यादा डिस्कशन होती नहीं है। ओके, तो ये कुछ ऐसा नहीं है। अभी तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आने वाला है, सेक्स एजुकेशन। ओके, सो पता होना चाहिए, नहीं तो लोगों को क्या, हाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा ही करने को तो बोल रहे हैं। और कितने लोग उतने ज्यादा मतलब ब्रेन वॉश हो गया है उनका कि किसी को पता ही नहीं है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है।
ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो किसी को पता ही नहीं है, ऐसे ही हो जा रहा है। अबे कुछ दिमाग चल रहा है या नहीं, मतलब पूरा ब्रेन वॉश। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन ही नहीं है अभी। कभी कभी ये सब चीजें देखी नहीं होगी, ये होगा तो हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंसेशन होगी, और सपोज सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, दैट इज वेरी 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 बैड। ओके भाई, क्या अभी हमने देखा ना कि उसके लिए पर्टिकुलर एज चाहिए, पबर्टी हो जानी चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि पबर्टी हो गई तो यस सारे ऑर्गन्स अच्छे से मैच्योर हो जाने चाहिए। एज के बाद वो सारी चीजें होती है, एंड पर्टिकुलरली इंडिया में तो मैरिज के बाद ही एक्टिविटी है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब चाइल्ड प्लान करना हो तो, बट इट्स नॉट द एक्ट ऑफ टेकिंग प्लेजर। ओके, अगर प्लेजर के लिए या कोई चीज, मतलब जैसे कि हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं दैट इज नॉट गुड, जैसे कि हम से अल्कोहल कोई ड्रिंक कर रहा है तो एक्चुअली तो नॉट गुड, लेकिन उसको पूछेंगे अरे बहुत मजा आती है, चलो हो जाए वापस लगाओ, तो उसको तो मजा आ रही है। तो मजा आ रही है लेकिन है चीज गलत, तो गलत है मतलब नहीं होनी चाहिए, भले ही उसमें मजा आ रही हो। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये गलत है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन सिर्फ यही एक पार्ट है लाइफ का ऐसा नहीं है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ में ये एक पार्ट है। जैसे चाइल्डहुड होता है, टीनेज होता है, तो मैच्योर होंगे, मैच्योर के बाद ये मैरिजेस होंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स, चाइल्ड होंगे, फिर वो अपब्रिंगिंग, ये ऑल दीज थिंग्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन कोई एक ही जगह पे फंसा रहा, यही पार्ट को फोकस कर दिया, सो वो चला गया। सब कुछ पढ़ना पार्ट ऑफ लाइफ है, पैसे कमाना पार्ट ऑफ लाइफ है, फैमिली बनाना पार्ट ऑफ लाइफ है, ग्रोथ करना पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, लेकिन सिर्फ तुम स्टडी ही कर रहे हो, बाकी कोई चीज तुम्हें नहीं आती, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट एक्चुअली। ओके, और सपोज कोई पैसे कमा रहा है, सिर्फ पैसे ही कमा रहा है, स्टडी फोकट, स्टडी पता नहीं कैसी थी और अभी पता नहीं वो पैसों का क्या करेगा, लेकिन बस पैसे कमाए जा रहा है, कमाए जाए, दैट इज कुछ, वो भी कुछ नहीं। ओके, सब जगह बैलेंस होना चाहिए। कोई ऐसा है कि सपोज सारा ही इंपॉर्टेंस दे दिया है रिलेशन को, सो से रिलेशन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, फैमिली को, हस्बैंड वाइफ चाइल्ड मदर फादर सबको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, लेकिन उनके टुवर्ड्स में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है भाई, उनको कोई तकलीफ होगी, पैसे वैसे होने चाहिए ना, कोई भी हमारी फैसिलिटी है, कोई हॉबी है तो पैसे भी चाहिए, पैसे भी कमाने हैं, फिर सभी चीजें बैलेंस होनी चाहिए, एट दैट टाइम इट विल बी गुड। ओके, तो ये नॉलेज जनरली पेरेंट्स इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स सोचते रहते हैं कि क्या ये सही समय है या नहीं है, अभी भी छोटे ही है, मेरी बच्ची तो छोटी है, मेरा बेटा तो छोटा है, अभी कहाँ ऐसी बात करे, तो पेरेंट्स के माइंड में तो ऐसा आएगा ही आएगा। ओके, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि वो तो पेरेंट्स है, और तुम्हारे माइंड नहीं मम्मी से कहाँ ऐसी बात करेंगे। ओके, मम्मी के कहाँ ऐसी बात करेंगे, हो पापा से ऐसी बात की तो एक चाटा पड़ गया ऐसा कुछ। ओके, वो थॉट होंगे तो कभी बात होगी ही नहीं, और टीचर को तो दूसरे क्वेश्चंस में गाली पड़ जाती है, कोई टीचर में क्या पूछते रहते हो, ये वो इतना फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो वहां पे ऐसा हो जाता है। तो ऐसे इश्यू पे तो फिर बच्चा पूछ ही नहीं पाएगा। ओके, सो लेकिन पूछ लेना चाहिए, और इसीलिए फिर गलत संगत में गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है और गलत स्टेप चले जाते हैं। तो इसीलिए बहुत पहले बताया था, शायद पहले क्लास में ही बताया था कि अगर क्वेश्चन पूछोगे यू मे लुक फुलिश फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, बट अगर क्वेश्चन पूछा ही नहीं, यू विल बी फुलिश फॉर लाइफ टाइम। क्वेश्चन पूछोगे तो शायद वो पर्टिकुलर टाइम पे लोग हंसेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स हंसेंगे, तुम्हारे टीचर्स हंसेंगे मेरे जैसे। ओके, बट अगर क्वेश्चन पूछा ही नहीं तो आंसर मिलने के चांस ही नहीं है ना, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं है, तो आंसर किसका? हाँ, करेंगे अभी। हाँ, एक बता दिया था, एक बाकी था। हाँ, सो वो अगर होगा ही नहीं, तुम्हें आंसर मिलेगा ही नहीं, तो फिर फूल फॉर लाइफ टाइम हो गया ना हमें, क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ ही लो, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही मतलब सबके सामने ही, कभी कभी कोई क्वेश्चन। देखो, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता था, ओके, स्कूल में तो मैं 3-4 साल से पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब यू कैन इमेजिन
मैंने बोल दिया सारे, और मैं कॉलेज को पढ़ा रहा था, कॉलेज स्टूडेंट, तो मेरे पास तो सारे ही टाइप के क्वेश्चंस आते थे, और मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, मतलब बहुत ज़्यादा। वो अपने पेरेंट्स से जो बात नहीं करते थे वो मेरे से करते थे उतना, क्योंकि मैं पूरा दिन उनके साथ ही रहता था। कॉलेज में जाओ तो उनको ही पढ़ाना है, और कॉलेज से बाहर जाओ तो मैं जो हॉस्टल में वार्डन हूँ वही हॉस्टल में वो लोग रह रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, मैं अपनी फैमिली से दूर रह रहा हूँ, मेरे लिए वो है और उनके लिए मैं। ओके, तो क्वेश्चंस पूछते थे और सभी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, क्या करें, और सर किसी की डेथ हो गई है, क्या करें। हाँ हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, फिजिक्स वाला नहीं, फिजिक्स वाला नहीं, फिजिक्स वाला वो फिजिक्स वाले बात कर रहा था, फिजिक्स ही बोला वो। बट वो अगर ऐसा कुछ होगा कि सर यहाँ पे अटैचमेंट ज्यादा लग रहा है, आई डोंट वांट दैट अटैचमेंट, बट यहाँ पे अटैचमेंट ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, सर किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, सर पैसों की प्रॉब्लम है, सर समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, ओके, पढ़ाई क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा। अरे यू कैन नॉट इमेजिन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो वो कब आते हैं, अब सोचो कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, मे बी कॉलेज में भी हम वही डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने भी ये सारी चीजें स्कूल में नहीं सीखी जो सीखनी चाहिए थी, क्योंकि सिलेबस में तो था। ओके, तो अगर मैं कॉलेज में भी वही डिस्कशन चल रहा है, दैट मीन्स कि पहले से ही गड़बड़ चल रही है। सो पूछना तो चाहिए ही। ओके, और मैंने उस दिन भी बताया था, सबसे पहला अगर पूछने का प्रेफरेंस रखो तो पेरेंट्स से ही पूछना। ज्यादा से ज्यादा चाटा ही पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा वैसे, सही पूछा, बहुत कुछ होगा नहीं, फिर बहुत कुछ होगा मतलब तुम्हारी इमेज ही ऐसी बन गई हो तो फिर बहुत कुछ होगा। नहीं मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ कि अगर कोई चाइल्ड की उनके पेरेंट्स के माइंड में इमेज ही ऐसी बन गई है, ओके, तो फिर तुम ऐसा कुछ करोगे तो ऑब्वियसली वो मतलब गुस्सा ही होंगे। बट पहले जो हुआ वो अभी से पेरेंट्स को ही फ्रेंड बना दो ना, पेरेंट्स को ही फ्रेंड बना दो और उनसे साथ ही सब कुछ शेयर करो, और वो नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे कोई टीचर हो उनसे बात करो, मैं तो हूँ ही। ओके, बस चलो, तो आगे कितना 4:30 हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कल देखते हैं। ट्विंस में क्या है, देखो एक्चुअली 2 वे में ट्विंस होते हैं। ओके, देखो ध्यान से सुनो, ट्विंस में क्या है, एक तो ट्विंस में क्या है कि उस दिन जैसे बताया था कि बाई चांस अगर 2 एग आ गए हैं, बाई चांस, ओके, अगेन चांस है, एक पर्टिकुलर सिचुएशंस है, नहीं तो बहुत सारे ट्विंस होते हैं ना, लेकिन बोलते हैं ना जगह लेकिन ये चांस है, एक पर्टिकुलर सिचुएशंस है, इसलिए इतने सारे ट्विंस नहीं है। ट्विंस होते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे वाह, मतलब आप यू आर लकी, ऐसे बोलते हैं ना। चांस कितने होते हैं, क्या चांस, प्रोबेबिलिटी, हाँ वही, कि ऐसा बोलते हैं कि यू आर लकी। क्यों लकी, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है, तो जनरली जो ना हो और वैसा हो जाए तो बोलते हैं कि लकी। तो जनरली एक ही एग रिलीज होता है, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशंस में एक की जगह 2, इसमें भी जनरली जो ट्विंस में जनरली है उसमें 2 है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस लाखों करोड़ों में 1, तो सपोज 3। इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ओके, कि 3 एग रिलीज हो गए। ओके, वो इम्बैलेंस की वजह से ही होता है कि सपोज 2 टाइम से सपोज साइकिल इम्बैलेंस है, एग रिलीज हुए ही नहीं, तो तुम लोग अरे रिलीज क्यों नहीं हो रहा है ये वो, और फिर जब रिलीज होना स्टार्ट हुआ तो 1 2, तो पता नहीं चलेगा ना, रिलीज होना स्टार्ट हुआ तो तुम बोलोगे कि हाँ साइकिल स्टार्ट हो गई, तुम्हें थोड़ी पता है 2 निकले या 3 निकले, हमें तो पता नहीं है कि कितने निकल गए। ओके, लेकिन ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि पता तब चलता है जब फर्टिलाइजेशन हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन तो 2 निकला है, 3 निकला है या नहीं निकला वो तो पता चलेगा। ओके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बट कितने एग निकले हैं वो तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो वेस्ट है, वो तो चला जा रहा है, वी कैन नॉट सी इट। ओके, सो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल दिया, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है तो 3, लेकिन अभी 2 को पकड़ो, तो सपोज 2 एग आ रहे हैं और 2 एग को 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर दे रहे हैं,
सो 2 एग को 2 स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर दे तो ट्विंस बनते हैं। अगेन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी डिफरेंट। दोनों बॉय भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल भी हो सकते हैं, एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकता है, लेकिन ये दे आर नॉट कॉल्ड एज आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विंस बोलेंगे सिर्फ उनको। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब कि एक डिट्टो सेम दिख रहे हैं, डिट्टो सेम। ओके, बट दे आर नॉट, ये वाले जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, क्योंकि दोनों एग अलग थे। एग के अंदर के दोनों एग अलग थे, दोनों स्पर्म अलग थे। स्पर्म के अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जीन्स है, डीएनए है, वो सब डिफरेंट है, तो दे आर डिफरेंट। तो ये एक हो गया ट्विंस का। और दूसरा ट्विंस का क्या है सिनारियो कि सपोज एग है और स्पर्म आया और फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ सेल डिवीजन अगेन स्टार्ट हो गया है, एम्ब्रियो अभी ग्रोथ करने लगा है। अगेन ये भी सिचुएशंस पे डिपेंड है, हर कोई नहीं कर सकता या हमारे हाथ में नहीं है। ओके, सो बाय एनी चांस कोई सिचुएशन में ओकेशनली ये जो एम्ब्रियो है फर्टिलाइज्ड हो गया है ये। ओके, अब ये बाय एनी चांस एक में से 2 हो गया। एक में से क्या हो गया? 2 हो गया। ऐसे बढ़ जाए। हाँ, होता है तभी बढ़ जाए, उसको ज्यादा टाइम लगेगा फिर से ग्रो होने में? नहीं, टाइम इक्वली लगेगा। मतलब कि ऐसा समझो कि उसका ग्रोथ चल रहा है और बाय एनी सिचुएशंस जीनेटिक इम्बैलेंस बोले, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये प्रॉफिटेबल इम्बैलेंस है। अगेन इम्बैलेंस ही है, बट प्रॉफिटेबल इम्बैलेंस है। तो वो इम्बैलेंस की वजह से ये एक एम्ब्रियो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये पूरा एक एम्ब्रियो था, अब ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे 2 एम्ब्रियो बन गए। अब हाँ, एक ही मिनट, अब ये 2 एम्ब्रियो का ग्रोथ हो रहा है। अब 2 एम्ब्रियो का ग्रोथ हुआ, ये एक ही एम्ब्रियो में से 2 एम्ब्रियो बने हुए हैं, इसलिए अब ये जो चाइल्ड होंगे दे टू आर आइडेंटिकल ट्विंस। उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे भी नॉट ऑल बट बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाएगी। दिस इज द रीजन फॉर ट्विंस। हाँ, सेम जगह जो जाइगोट है वो इक्वली नहीं बढ़ा, थोड़ा छोटा सा बड़ा हुआ तभी ट्विंस इक्वली होंगे। हाँ, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, यस करेक्ट, कि थोड़ा छोटा डिवीजन हुआ किसी का और जो दूसरा पार्ट है वो छोटा है और दूसरा पार्ट बड़ा है, एक पार्ट बड़ा है एक पार्ट छोटा है, ऐसा हो सकता है। बट उतना बड़ा भी नहीं हो जाना चाहिए कि ग्रोथ को रेजिस्ट करे, या ये इतना भी छोटा नहीं हो जाना चाहिए जो ग्रोथ होना है उसको रेजिस्ट करे। मतलब जो एक्चुअली जो फिर प्लेसेंटा से ब्लड, न्यूट्रिशन सब कुछ आएगा उसको एब्जॉर्ब कर सके, इतना छोटा है कि एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। अब फिर वो सिचुएशंस में क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? थे ट्विंस और ग्रोथ नहीं हुआ ना, तो एक मर जाएगा। हाँ, और एक ही आगे बढ़ेगा। निकलेंगे दो, बट जो दूसरा है दैट इज नॉट अ चाइल्ड पूरा फॉर्म में चाइल्ड नहीं, मरा हुआ मतलब इट्स लाइक अ फोइटस है, वो एम्ब्रियो है, वो जस्ट लाइक एक मसल है, वैसे ही निकलेगा क्योंकि उसका ग्रोथ नहीं हुआ ना। तो एक्चुअली 2 निकले, लेकिन लिविंग क्रिएचर जो बाहर निकल रहा है वो एक ही है। लिविंग क्रिएचर जो बाहर निकल रहा है वो एक ही है। समझ में आया? तो ये था ट्विंस का फंडा। So reproductive health we will discuss tomorrow, and tomorrow we will complete the chapter. अरे बात ये तो हमने पढ़ लिया था नोट्स में से भी, और ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कौन क्या पूरा गाड़ी के नीचे था हमारे। हुआ?